లోక్సభలో మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. भाषण सुने और होम मिनिस्टर साहब भी और पासवान साहब भी और मंत्रीगण भी इसमें जो हिस्सा लिए, उन्होंने इस 4 साल में मैं इसलिए तो खड़गे जी आपका भाषण का फ्लो नहीं टूटे है वैसे 1 मिनट, मगर अभी प्रस्ताव रखती हूँ क्योंकि आपका 1 मिनट में तो भाषण नहीं होना, तो अभी हम 7 बजे तक सदन को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये सब पूरा करना है, बाद में और देख लेंगे, लगे जैसा लगे भाषण होते देख लेंगे ना। अभी तो 7 बजे तक पढ़ाते हैं, आप सबकी सहमति से। ओके, वो दोनों नेताओं का भाषण भी सुना और दूसरे माननीय सदस्यों का भी सुना। मैं ये समझ रहा था, समझने की कोशिश किया कि इस 4 साल 3 महीने में इन्होंने क्या हासिल किया, क्या उपलब्धियां लोगों को दिए और पिछले सरकार से आज के सरकार में कितने कितने कार्यक्रम में वो आगे हैं, इसका पूरा यहाँ पर प्रस्ताव करेंगे ऐसी मेरी एक आशा थी। लेकिन राजनाथ सिंह जी देश के इतिहास पढ़ाए हमको, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण की जो क्रांति बसवेश्वर जी, उनका नाम भी यहाँ प्रस्ताव किया और अनुभव मंडप के बारे में भी जब बताए तो हमारे दोस्त थोड़े थपथपा रहे थे, क्योंकि अनुभव मंडप ये हर कर्नाटक के हर एक को मालूम है और हमको वो पाठ पढ़ा रहे थे। और उसके जो अध्यक्ष एक पिछड़े हुए समाज के थे, अल्लम प्रभु, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना निर्णय लेते थे। वैसा ही महात्मा गौतम बुद्ध, उनका जो संघ था पहले, लक्ष्मी और दूसरे जो प्रदेश छोटे छोटे सभी मिलके वो संघ जो बनाए थे, उस वक्त संघ में जो निर्णय होता था वो उसका अनुष्ठान होता था। तो ये नई बात नहीं, और यहाँ पढ़ा रहे हमको, कह रहे आप इतिहास मालूम है तो देख लो जरा, कम से कम सबको मालूम जो चीज रहती है बार बार वो यहाँ पर कह के आप ये अपनी ज्ञान को, अपनी स्मृति को मत बढ़ाओ। आपको ये कहना चाहिए आपने इस 4.5 साल में, 4 साल 4 महीने में क्या किए, वो बड़ा महत्व है। लेकिन कहते हुए बहुत 2-3 वक्ताओं ने ऐसा कहा कि कहाँ रामायण महाभारत तक भी गए, लेकिन उनको शंभू का याद नहीं आया, एकलव्य का याद नहीं आया, सिर्फ राम और जो महाभारत में कृष्ण थे, भीम थे, अर्जुन थे, उनका नाम याद आया। लेकिन सुनो, अरे सुनिए, अरे जब मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं, ये लोगों का याद आपको क्यों नहीं आता? किसी को मैं ये पूछ रहा हूँ। आप टोका टोकी नहीं करें, जप करिए, राम जप करिए। समय जाया जाता अरे आपका तो मुख में राम, बगल में छुरी है, तो आप छोड़िए उस बात को। लेकिन कहते हुए इतने सत्य से दूर बात भी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस देश में 18,000 जो देहात है, विलेजेस हैं, उनको इलेक्ट्रिफिकेशन कनेक्शन नहीं था। ठीक है, मानेंगे, लेकिन 70 साल में क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ? भाखरा, नानगल और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का उत्पादन नहीं हुआ? और हर देहात में सुनिए ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन इस देश में
6,23,000 विलेजेस हैं और 6,10,000 विलेजेस को किसने कनेक्शन दिया? मैं पूछता हूं, क्या कांग्रेस ने दिया, क्या मोदी जी ने किया? 6 लाख और अरे 4 साल में आप 18,000 देहातों को अगर कनेक्शन देते हो और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की उत्पादन करके अगर और जो क्या है 6 लाख से ज्यादा देहात को अगर हम कनेक्शन देते हैं, क्या ये उपलब्धि नहीं देश के लिए? क्या ये 70 साल में काम नहीं हुआ? ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी टिकाने के लिए या डेमोक्रेसी के सिर्फ ठेकेदार कांग्रेस पार्टी है। कर्नाटक के किसी एक नेता ने, मेरा नाम नहीं लिया, कहा उन्होंने कि डेमोक्रेसी की वजह से आज डेमोक्रेसी जो कांग्रेस पार्टी ने बचाई, इसीलिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये उन्होंने कहा। होम मिनिस्टर, नॉट ओनली मेंबर। नहीं, होम मिनिस्टर ही कहा, लेकिन होम मिनिस्टर को मैं ये बताना चाहिए, ये सच है, आप मानिए। अगर आपके जैसा अगर हम चलते तो डेमोक्रेसी खत्म होती थी। आप जिस तरीके से आज चल रहे हो, आज जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, सब में जो सब समाज में तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो आपका हाथ डाल रहे हो और हर एक को असमानता के तत्वों में ढकलने की जो कोशिश हो रही है, इनइक्वालिटी के तरफ लोगों को ढकलने की आपकी जो कोशिश है, वो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचाती। इसीलिए बचाने के लिए कांग्रेस कोशिश की डेमोक्रेसी को, ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और अगर जैसा कदम आप उठा रहे, आज खास करके मैं ये भी कहूंगा कि बीजेपी और आरएसएस, आप किन तत्वों पे आप विश्वास रखते हैं, मुझे कहिए। पासवान का भी मैं इज्जत करता हूँ, वो सीनियर। अरे मैंने बोला हुआ है, ये अंडरस्टूड है, बार बार बोलने की जरूरत आपके गुरु है उन तत्वों के। अरे वो आपके क्यों नहीं लेना? आप बैठिए ना, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि नहीं जाएंगे ये सब लोग। देखिए, क्योंकि उनके तत्वों पे आपका विश्वास है। जब शुरू में जब यहाँ पर भाषण होते थे, पहली बार जब आपकी सरकार बनी, हर मिनिस्टर, हर एमपी ये कहता था, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और मैं पहला रहता। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये आरएसएस में भर्ती जो हो गए थे ना, आप लोगों की सरकार जो है, ये जो उसूल है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के खिलाफ है, ये कहने के लिए बैठे, बुद्धा के खिलाफ है। और सुनिए राजनाथ साहब, सुनिए, ये जो बसवेश्वर के तत्व के खिलाफ है और बसवेश्वर को आरएसएस के उसूल को आप कंपेयर करते हो। ये आरएसएस पर डिस्कशन हो रहा है मैडम। अरे प्लीज प्लीज आज ये पूरा करना है कि नहीं? हर बात पे तो आपका जब बोल खुलता है तो आप उछलते हैं। तो ये मैडम, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो इतिहास का पाठ मत पढ़ाइए। और नो कहीं नहीं, क्योंकि उसका तो मुझे कहना पड़ेगा। जब आप असत्य बात कहते हैं तो उसके बारे में तो समझाना है। तो दूसरी चीज और एक मुझे बार बार यहाँ कहा गया कि यहाँ पर अपोजिशन पार्टी कोऑपरेट नहीं करती और अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी के लिए मदद नहीं करती, डेमोक्रेसी के तत्वों को ऊपर उठने के लिए मदद नहीं करती। ये चीज हमको, मुझे लोकपाल बिल, लोकपाल एक्ट लाए हैं, उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आप नहीं कर पाए। 6
से लेकर 12 ऑर्डिनेंस अब तक आए हैं इस 1 साल 2 साल में, लेकिन लोकपाल एक्ट में अपोजिशन पार्टी के लीडर हो या लार्जेस्ट पार्टी को मेंबर बनाने का एक ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट आज तक नहीं लाए। आपको क्या अधिकार है डेमोक्रेसी के बारे में? क्या अधिकार है आपको? मैं लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का मेंबर सीबीआई का हो, सीबीआई में मेंबर होके बैठता है, विजिलेंस कमेटी में बैठता है, वहां पर सर्कुलर को अमेंडमेंट किया गया है, वहां पर नया जीवो निकाल गया। यहाँ पर क्या एक आधे घंटे आप उसको अमेंड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, अरे स्पेशल इनवाइटी बोल के बुलाए तो आप आ रहे हैं। कल मैं बुलाता हूं आपको स्पेशल इनवाइटी, कहीं भी आते हैं आप? देखिए, उसूल की बात करो। तो दूसरी चीज मैडम, अब बहुत इनको दया बहुत है। यहाँ पर हमेशा जो अध्यक्ष, जो पहले के अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष मालवनकर, उनकी बात हमेशा आती है और उन्हीं, ये तो संविधान नहीं है ना, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स है। उसमें मुझे जगह देने के लिए भी आपके पास, आपके हृदय में जगह नहीं है, और बात बड़े बड़े करते हो और बड़े बड़े बात करते हो डेमोक्रेसी की, तो ये चीजें आप कर रहे हो। लेकिन दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा, अब मैडम ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों है कि इतने सब्जेक्ट हमारे पास हैं, खासकर इस सरकार में उसका इम्प्लीमेंटेशन है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो अभी हमारे टीडीपी के लोग सदस्य, उन्होंने यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव उन्हें भी रखा, हमने भी रखा, दूसरे सभी पार्टी के लेफ्ट पार्टीज भी रखा, सभी ने रखा, और उस पर बहस करने के लिए आप अनुमति दिए, और उसमें मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पहली बार सबसे ज्यादा वक्त हर मेंबर्स को मिल रहा है, नहीं तो उसको हमेशा कट हो जाता था, लेकिन इस बार आप दिए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक बार सब 3-4 साल में कभी तो धन्यवाद मिला। तो अब ये जो आंध्रा का समस्या है, ये आंध्रा के समस्या को सुलझाने के लिए पिछली सरकार, यूपीए सरकार ने एक्ट पास किया। उस एक्ट के तहत, उस एक्ट में तो डिसीजन करके उसमें कम से कम 5 विषयों पर सहमति बन गई। वो 5 विषय ये है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू आंध्र प्रदेश फॉर 5 years, fiscal measures and tax incentives as has been given to Himachal Pradesh, special development package for backward regions of Andhra Pradesh, Rayalaseema and North Coast on the lines of Korupattu, Bolangir, Kalahandi special plan and Bundelkhand special package. Transfer of 7 mandals of Polavaram project region to Andhra Pradesh for smooth and full rehabilitation and resettlement. 5th, to augment and compensate the revenues lost to the state of Andhra Pradesh as they will be deprived of revenues of Hyderabad. तो इसके समर्थन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि फर्स्ट, फॉर पर्पज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस, special category status will be extended to
to the successor state of Andhra Pradesh, comprising 13 districts, including the 4 districts of Rayalaseema and 3 districts of North Coastal Andhra for a period of 5 years. This will put the state's finances on a firmer footing. ये वायदा उन्होंने किया था, लेकिन वो वायदा निभा नहीं सके। तो इसलिए फिर जब ये समस्या को फिर से उठाए और ये जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये 5 पॉइंट, तो उस वक्त एंड नाउ द लीडर ऑफ हाउस श्री अरुण जेटली, satisfied with these promises, withdrew all amendments he had proposed. Sir, in light of these promises, I urge the union government to implement and thereby protect the honor of the August House. ये उन्होंने, तो मैं मेरे दोस्तों से कहता हूँ, जब हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमेशा यहाँ से आते हैं उनकी बात सुन के, लास्ट टाइम गड़बड़ करे नहीं तो जब ही होता था, लास्ट टाइम भड़का रहे हो होता था, लेकिन सरकार वाले उनको उठाते थे। सरकार नहीं चाहती थी ये डिस्कशन हो, सरकार नहीं चाहती थी कि उनको ये मिले, एक हक मिले। तो सरकार हमेशा एक्सपर्ट है इंस्टिगेट करने में, और वो इंस्टिगेट करते करते सबको तोड़ रहे, किसी को बाहर भेज रहे, अभी थोड़े को बाहर भेजे, किसी को बोले तुम एब्सेंट रहो, किसी को बोले तुम गड़बड़ करते रहो, हम देखते रहेंगे। तो ये सारी चीजें करते हैं। डिवाइड एंड रूल अगर पॉलिसी किसी के पास है तो वो बीजेपी सरकार के पास है और मोदी जी के पास है। और तो इसीलिए मैं उनके साथ हूं, मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है। इसके लिए हमारी पार्टी हर कोशिश करेगी आंध्र प्रदेश के लोगों के हिफाजत के लिए, एक पार्टी के लिए नहीं, आंध्र प्रदेश के लोगों के हित में हम ये कदम उठाए हैं। और उनको संख्या बल नहीं रहते हुए भी हम सभी 48 मेंबर्स, टीएमसी के मेंबर्स और सीपीएम, सीपीआई और आरएसपी सभी मेंबर, मुस्लिम लीग सभी मिलकर उनको सपोर्ट किए। इसीलिए देश की, वहाँ के जनता के हित में हमने काम किया है। तो इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को मुझे रखना था। अब तीसरी बात हो गया बहुत, मैडम मेरा तो अभी इतना समय नहीं खड़गे जी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे को तो बोलने दीजिए, क्योंकि हाँ इतना है नहीं समय। आप बीच में बोलोगे ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम दोनों बात कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि यदि मोदी सरकार सत्ता में आएगी तो किसानों को एमएस स्वामीनाथन की सिफारिश के हिसाब से कॉस्ट प्लस 50% की एमएसपी देंगे। इसके बाद एक और झांसा दिया, 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। आपका भी जिक्र किया 2022 तक, लेकिन आपने दिया क्या? एमएसपी खरीफ क्रॉप के लिए ये स्वामीनाथन का जो उस वक्त उन्होंने जो कहा था, तो मैं सिर्फ 2-3 ही आइटम्स पढ़ता हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए। नॉलेज तो बहुत है आपको, क्योंकि इतिहास से लेकर साइंस और साइंस से लेकर मैंने बहुत सारी चीजें हमको बताए, अवगत कराए। तो अब मैडम पैडी, अब कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन पर कुंटल 1484 और कॉस्ट प्लस 50% एज पर CACP रिकमेंडेशन 2226। आपने दिया कितना? 1750। तो 476 रुपीज लेस, and you are claiming
ऐसा पूछ रहे, किसानों को कोई नहीं पूछा, हमने किया। और मैं हर आइटम को पढ़ सकता हूँ, ज्वार का, रागी का, मेज का, अरहर का, मूंग का, उड़द का, ग्राउंडनट का, सनफ्लावर का, सोयाबीन का, कॉटन का। आप सब देख लीजिए आप कितना डिफरेंसेस है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको और भी याद दिलाता हूँ, पिछले की सरकार कुछ नहीं की, आपने कहा। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ, यूपीए सरकार ने, जब यूपीए सरकार पैडी को जब 1000 रुपीज 10-11 में था, तो 12-13 में 1250 कर दिया था। तो उसके बाद में ज्वार, बाजरा, हर चीज को एमएसपी बढ़ाई गई थी। तो ऐसा नहीं था कोई 10 रुपए ज्यादा बढ़ा है, कोई कम बढ़ा है, कोई चीज। अब पहले पिछले जमाने में तो उड़ीद को कभी भी एमएसपी ज्यादा नहीं बढ़ती थी, हमेशा मूंग को और दूसरे चीजों के लिए होता था। तो मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाकर पूछा, देखो मूंग के लिए शॉर्ट टर्म क्रॉप है, वो एक 100 डेज में होता है, लेकिन उड़ीद के लिए लॉन्ग टर्म है, सॉरी तुअर के लिए लॉन्ग टर्म है, वो कम से कम 5 महीने 6 महीने तक होता कई जगह। और जब आप उड़ीद मूंग को आप ज्यादा दे रहे हैं, पहली बार यूपीए सरकार 150 रुपए ज्यादा उसमें बढ़ोती, लेकिन आप वो नहीं बोलते, आप सिर्फ अपनी बात को जोर से रखते हैं। और क्योंकि आज मीडिया आपके फेवर में है या आपकी बात को ज्यादा महत्व देता है, और कॉरपोरेट आपके साथ है, एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, तो हर जगह मोदी 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 बोलते जाते हैं, लेकिन आप करते रहो। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये तो आपकी एमएससी का पोल है भाई, आपके खोल के देखो, इसमें मालूम होगा। तो किसानों का आत्महत्या, मैं एक आंकड़े देता हूँ, एक आंकड़े के अनुसार देश में हर रोज लगभग 3 आत्महत्या हमारे किसानों की होती है। और अन्न स्टार्ट, एक मैडम इस सदन का ही, क्योंकि वो पूछेंगे, प्लीज 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 मैडम, अन्न स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4111 डेटेड 20th March 2018, अन्न स्टार्ट। तो इसमें 14-15 में 12,360 किसानों की आत्महत्या हुई, 15-16 में 12,602, 16-17 में 11,458 और 17-18 में 14,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे। तो ये जो है, मैं ये विषय इसलिए बता रहा हूं कि आत्महत्या बढ़ रही है, और एक तरफ आप कर रहे हैं किसानों के लिए हम बहुत कुछ किए हैं। अगर आप बहुत कुछ करते, आप उनको रिलीफ देते, एमएसपी का जो आज बढ़ा है, क्योंकि इलेक्शन 7 महीने है, चुनाव 7 महीने है, अब उसको एक किसी ना ढंग से 7 महीने में जब इलेक्शन हो रहे हैं, जनता के पास जाने के लिए एक रास्ता ढूंढे, और वो एमएसपी थोड़े से बढ़ाकर आप उसको इतना नहीं किए। आज तक अगर किसी की बात करते रहे, वो अदानी और अंबानी की बात करते रहे, लेकिन किसानों की बात इसको एक्सपर्ट करके मैडम। और मैं इस संदर्भ में इस बात कहना चाहता हूं, ये आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है जी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। किसानों के जो आंसू बहा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। लेकिन मैडम, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, अब हो गया, अरे वो सरकार, आधा घंटा हो गया, वो सरकार को गिराने के लिए जी। एक एमएलए को इन्होंने
50 से 100 करोड़ रुपए देने का उन्होंने ऐसा नहीं, टेलीफोन में ठीक है। ये नहीं जाएगा। और ये चाहे इस जैसे सरकार को गिराने के यहाँ लिए मत लोकसभा में और बाहर चलते रहे। ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने टेलीफोन में ये वायदा किए। अब समापन करो, बहुत समय दिया मैंने आपको। खड़गे जी बस हो गया, मैं दूसरी बात नहीं कहूँगा। आधा घंटा हो गया, बस हो गया। तो ये देखिए, अब मुद्दे समाप्त हो गए। ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग है, ये नहीं बोल, टेलीफोन रिकॉर्डिंग है। अब सरकार को गिराने के लिए और दूसरी जी फसल बीमा योजना समापन करो। मैडम नहीं, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना की बहुत तारीफ, नहीं तो मुझे अगला नाम लेकिन मैं 16-17 में रबी फसल के दौरान 20,478 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ और किसानों को मिला 5,650 करोड़ और इंश्योरेंस कंपनी को, प्राइवेट कंपनियों के जेब में गया 14,828 करोड़। और आप बात करते हो किसानों की, मैं आपके निर्देश के ऊपर वो दिशा मीटिंग रिव्यू किया। मेरे कर्नाटक में ही प्रीमियम जो जमा हुआ है किसानों का 8 करोड़ 33 लाख और किसानों को मिला है 3,35,000। अगर इस पे फिर भी आप किसानों के लिए भलाई के लिए सोचते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब समाप्त बस हो गया। मैं दूसरा नाम दे दूंगा। नाउ हाफ एन आवर मोर देन दैट। नो, मेरे को अभी हाफ एन आवर दीजिए, मैं नहीं हाफ एन आवर तो नहीं, आपके पास समय ही नहीं था इतना। देखो मुझे देखिए, अब नाउ यू हैव, आप फिर खड़े हो गए। समय बहुत ज्यादा दिया है मैंने, उन्होंने खुद कबूल किया है। फिर आप मत बोलो कुछ भी। नहीं, अब समाप्त कीजिए। नहीं आप नहीं मैडम, ऐसा है खड़गे जी, ऐसा मत। मैं तो फैक्ट्स रखता हूँ, मालूम है मुझे। मैं जो हो गया कई बार आप स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस में जो फैक्ट्स फिगर आए हैं वही दे रहा हूँ। मैं दूसरा तो नहीं दे रहा। 6:30 बजे मैं दूसरा नाम ले इधर उधर की तो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जो कह रहा हूँ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कह रहा हूँ। तो मैडम फिर भी समापन तो करना पड़ेगा। प्लीज हाँ, आपके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो बोलो, क्योंकि आपके पास समय कम ठीक है। हाँ। वो मैं एक एक बोलते जाता हूँ मैडम, आप सुनते आप देखिए। 4 प्लीज खड़गे जी। मैडम स्पीकर, मैं करवा रही हूँ ना आप क्या मैडम स्पीकर, ये स्पीकर बन रहे हैं। देखिए मुझे ये इसमें समय जाता है। एक दूसरे इनको रोको आप सबको। प्लीज बैठिए। यस सर, मैं इस सरकार में विश्वास नहीं है। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनके ही केंद्रीय मंत्री जी एक क्या कहे, भाजपा संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है। लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द से इसलिए सहमत है क्योंकि ये संविधान में लिखा है इसे बहुत पहले बदल दिया जाना चाहिए था और अब हम इसे बदलने जा रहे हैं। ये आप चेकअप कर लो आप। अगर ये बात कहते हैं Hyderabad, Bhagwat said, though the new constitution was drafted after independence, some old laws were taken from foreign sources. ये उनका कहना है। So ये जो है आपकी नियत है संविधान को बदलने की नियत है और आप ही के लोग ये लिखा है और आगे उन्होंने कहा है our constitution was written based on the understanding। खड़गे जी अब समापन करो। नहीं अब कंक्लूड करो। पॉइंट्स तो 100 होंगे, कंक्लूड समय पे करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। नो मैडम। खड़गे जी कंक्लूड प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। हाफ एन आवर से ज्यादा झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं झूठ का सवाल नहीं, झूठ का सवाल नहीं, सवाल समय का है। आपके पास समय इतना नहीं है।
ठीक है, कंक्लूड मैं प्लीज कंक्लूड, नहीं तो दूसरा नाम ले लूंगी। 2 मिनट आपके पास अरे आप बैठिए क्यों? अरे आप लोग बैठिए ना, तो नहीं बैठिए आप लोग। अब आज खड़गे जी प्लीज, खड़गे जी आपके आखिरी का पद्दा नाम। मैडम स्पीकर, आज जनता ये जानना चाहती है, हाँ ठीक है, आज ये जनता जानना चाहती है 80 लाख करोड़ का काला धन विदेश से वापस कब आएगा? क्या पॉइंट ऑफ मैडम स्पीकर, क्या पॉइंट ऑफ नाम डिलीट करवाना चाहिए। 356 ऑलरेडी 356 आप सुन तो लीजिए मैडम एक बार। की आदत नहीं। बार बार आरएसएस का नाम ले रहे हैं, बार बार मंत्री का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा है कि ये 356 का नाम जाएगा, किसी का नाम जाएगा, 356 बोल दिया है और बोल भी नहीं, अभी बोला है। अरे माफी भी मांगे इस हाउस में। प्लीज बैठिए आप। प्लीज खड़गे जी आप समापन करो, नहीं तो मैं दूसरा नाम ले लूंगा। मैडम प्लीज प्लीज, इस देश की मैं जनता ये प्लीज बोल जानना, रही हूँ, फिर बेल बजा नहीं, के इस नाम देश ले की लूंगी। जनता ये जानना चाहती है हाँ, ठीक। 80 लाख करोड़ का काला धन विदेश से वापस कब आएगा? आएगा 15-15 लाख रुपए खातों में कब जमा करवाया जाएगा? सालाना 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा? डीजल और पेट्रोल के दाम कब कम करेंगे? किसान को न्याय कब मिलेगा? दलित पर अत्याचार कब थमेगा? नारी पर वार कब रुकेगा? बैंक का पैसा लेकर भागने वाले को कब बंद करेंगे? जी SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट